अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। क्या इस घर में यक्षिणी के अलावा कोई और भूत या फिर पिशाच है? तो ये किसने किया होगा? अभी अनिकेत इस बारे में कुछ और सोच पाता, तभी अचानक उसको किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ गई। उसके बाद अनिकेत दरवाज़ा खोलने के लिए अपने हॉलवे में चला गया और दरवाज़ा खोलने के बाद उसने देखा कि उसके घर के बाहर कोई भी नहीं था। इसलिए वो और आगे चला गया। कुछ देर आगे जाने के बाद अनिकेत ने अपनी आंखों के सामने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि उसके सामने एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी और उस आदमी का नाम रमेश था, जो कि उसी गांव में रहता था। रमेश की लाश को देखकर अनिकेत सोच में पड़ गया और वो खुद से बात करने लगा। अरे इस रमेश को किसने मारा? क्या यक्षिणी उस घर से आज़ाद हो गई? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे अभी पुलिस को खबर करनी पड़ेगी, वरना इसके खून का इल्ज़ाम कहीं मुझ पर ना आ जाए। ऐसा सोचकर अनिकेत घर के अंदर चला गया और उसने कुछ देर बाद पुलिस को फोन करके बुला लिया। उसके बाद पुलिस वाले रमेश की लाश वहां से लेकर गए और उसके साथ साथ वो अनिकेत को भी अपने साथ पुलिस स्टेशन में लेकर गए। स्टेशन में अनिकेत और पुलिस आमने सामने बैठे हुए थे। अभी पुलिस उसको कुछ पूछने ही वाले थे, तभी अनिकेत खुद की बात क्लियर करने लगा। मैडम देखिए, मैंने किसी का खून नहीं किया। ये लाश किसकी है मैं जानता हूँ। ये हमारे गांव का आदमी है जिसका नाम रमेश है, पर उसको किसने मारा और उसकी लाश मेरे घर के बाहर कैसे आ गई ये मुझे बिल्कुल पता नहीं। इस पर उस पुलिस ने कहा, हाँ जानती हूँ, अगर तुमने खून किया होता तो तुम खुद हमें फ़ोन करके नहीं बुलाते। हम जल्द ही असली कातिल का पता लगाएंगे और जब तक असली खूनी पकड़ा नहीं जाता तब तक तुम ये गांव छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। इस पर अनिकेत ने कहा, हाँ मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊंगा। इस पर उस पुलिस ने कहा, हाँ वो तो पता चल ही जाएगा। मेरा नाम एसीपी मोना है और मैं मुर्दों से भी सच उगलवा लेती हूँ। और अनिकेत तुम अभी जा सकते हो। उसके बाद अनिकेत वापस यक्षिणी के घर की तरफ जाने लगा, मगर घर जाते जाते रास्ते में अनिकेत यक्षिणी के बारे में ही सोचने लगा। मुझे नहीं लगता कि वो यक्षिणी उस घर से आज़ाद हुई होगी। कल रात से तो मैं इसी घर में था और सुबह के बाद जब मैं अपने घर में चला गया तो जाने से पहले मैंने इस यक्षिणी के घर को पूरी तरह से लॉक किया था और उसके ताले की चाबी मेरे पास ही थी। तो फिर 100% कोई तो है जिसने रमेश का खून किया है और अब इसका बिल फटेगा यक्षिणी के नाम पे। नहीं नहीं, ऐसा तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। अब इसके बारे में क्या करना है ये मुझे घर जाकर ही सोचना पड़ेगा। कुछ देर बाद अनिकेत उस यक्षिणी के घर के अंदर पहुंच गया। यहाँ पर विश्वासराव अपने घर में बैठे थे और तभी अचानक एक आदमी रोते हुए घर के अंदर आ गया और वो विश्वासराव से बात करने लगा। मुखिया जी, हमारे छोटे भाई को मार दिया। उस आदमी को ऐसे देखकर विश्वासराव ने कहा, अरे दिलीप, तू यहाँ पर और इस हालत में? किसने मारा तेरे भाई को? इस पर दिलीप ने कहा, ओ यक्षिणी ने हमारा भाई को मार दिया। इस पर विश्वासराव ने शॉक्ड होते हुए कहा, क्या तुम्हें वहम हुआ है क्या? क्या तुम पी कर आए हो? यक्षिणी कैसे मार सकती है तुम्हारे भाई को? वो तो उस जंगल के पास वाले घर में कैद है ना, तो वो कैसे मार सकती है? और मैंने सबको मना किया था ना कि उस घर में और उस घर के आसपास कोई भी नहीं भटकेगा, तो फिर तुम्हारा भाई क्यों गया? इस पर दिलीप ने कहा, देखिए मुखिया जी, हमारा भाई का कच्चू गलती नहीं है। वो गलती उस छोकरे का है, अनिकेतुआ का गलती है। वो नहीं, वो अनिकेतुआ उस यक्षिणी को लाता और ना ही हमारे भाई की मौत होती। अब वो यक्षिणी आजाद हो चुकी है और अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी,
सब लोगन को मार डालेगी। अब वो पूरे गांव को शमशान बना देगी और इसका जिम्मेदार सिर्फ वो अनिकेत हुआ है। उस लड़के को सजा मिलनी चाहिए। दिलीप की इस बात पर विश्वासराव ने कहा, देखो दिलीप, पहले तुम शांत हो जाओ और रो मत। तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। अगर सच में वो यक्षिणी उस घर से आज़ाद हुई और उसी यक्षिणी ने तुम्हारे भाई को मारा होगा तो मैं पूरे गांव के सामने उस अनिकेत को एक भयानक सज़ा सुनाऊंगा। अब तुम घर जा सकते हो। उसके बाद दिलीप वहाँ से चला गया। दिलीप के जाने के बाद विश्वासराव उस यक्षिणी के घर की तरफ जाने के लिए निकल गए। यहाँ पर अनिकेत घर में बैठकर रमेश का खून किसने किया होगा ये सोच रहा था। लेकिन तभी अचानक उस घर का दरवाज़ा फिर से किसी ने खटखटाया और अनिकेत ने जब दरवाज़ा खोला तब देखा कि उसके सामने विश्वासराव खड़े थे और वो अनिकेत से गुस्से से बात करने लगे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है अनिकेत? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? पता नहीं मैंने तुम्हें उस यक्षिणी को इस घर में कैद करने की परमिशन कैसे दी? अब बताओ वो यक्षिणी आज़ाद कैसे हो गई? इस पर अनिकेत ने कहा, देखिए चाचा, यक्षिणी इसी घर में कैद है, वो आज़ाद नहीं हुई है। मैं कल रात से इसी घर में था और यक्षिणी को इस घर से कोई आसानी से आज़ाद नहीं कर सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यक्षिणी उसी कमरे में कैद है और वो खून उसी ने नहीं किया है। इस पर विश्वासराव ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? अगर वो खून यक्षिणी ने नहीं किया तो किसने किया है? इस पर अनिकेत ने कहा, देखो चाचा, ये खून किसने किया ये मुझे पता नहीं, लेकिन जिसने भी किया है वो इसी गांव का है और वो यक्षिणी के आड़ में आकर छुपना चाहता है। विश्वासराव ने कहा, तो तुम कहना क्या चाहते हो कि रमेश का खून किसी गांव के ही आदमी ने किया है? अनिकेत बोला, एग्जैक्टली, आपने सही समझा। मैंने ये कंप्लेंट पुलिस को कर दी है और पुलिस जल्द ही खूनी का पता लगाएगी। विश्वासराव ने कहा, तुमने पुलिस को बताकर अच्छा किया, लेकिन पुलिस कब तक खूनी का पता लगा पाएगी? अनिकेत बोला, यही कहीं 4-5 दिन में। विश्वासराव ने कहा, देखो अनिकेत, अगर तुम निर्दोष नहीं हो तो फिर जल्द से जल्द खूनी का पता लगना ज़रूरी है, वरना ये गांव वाले लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि रमेश के खून की बात पूरे गांव में और गांव के आसपास भी फैल गई है और उन लोगों को ऐसा लगता है कि रमेश को उस यक्षिणी ने ही मारा है। तो तुम कोशिश करो कि तुम जल्द से जल्द असली खूनी का पता लगाओ, वरना गांव वालों के हाथों मर जाओ। विश्वासराव की इस बात पर अनिकेत ने कहा, देखिए चाचा, अब तो मैं पूरे गांव के लोगों के सामने खुद को निर्दोष प्रूव करूंगा। मेरा एक कॉलेज का दोस्त है और अब वो एक डिटेक्टिव बन चुका है जो भूतिया और खुफिया चीज़ों पर रिसर्च करता है, और ऐसा कौन सा केस नहीं है जो मेरा दोस्त नहीं सुलझा सकता। तो मैं कल उसको ही यहाँ पर लेकर आऊँगा और वो जल्द ही रमेश के कातिल को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देगा। अनिकेत की इस बात पर विश्वासराव ने कहा, तुम किसको लेकर आने वाले हो अनिकेत? उसका नाम है डिटेक्टिव आयरन।